हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है, हम आज उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो इसके पहले पार्ट में देखा था उससे आगे आज अपन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल तक धीरे धीरे कुछ योजनाओं के द्वारा हमें हर एक कंट्री में हर एक स्टेट में देखने को मिलता है। और हमने साथ ही ये भी डिस्कस करा था कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है, क्या क्या क्रिटिसाइज्म है। डेवलपमेंट अगर आप देखते हो तो उसमें किस प्रकार से सोशली या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है। एक यहाँ पे डिस्प्लेसिंग को लेकर एक यहाँ पे केन सारो वीवा जो है उनका भी एक मत है कि देखो, जस्ट इमेजिन दैट अ हिडन रीजन इज़ फाउंड इन योर बैकयार्ड। मतलब आप ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मान लो आपके घर के पीछे आंगन में कहीं आपको कोई छिपा हुआ खजाना मिल जाता है। हाउ विल यू फील इफ़ द ट्रेजर हैज़ टेकन अवे लिटिल बाय अथॉरिटीज़ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन आपको फिर कैसा लगेगा कि अगर आप उस खजाने का खुद उपयोग नहीं कर सकते हैं और कोई बाहर से आए और वो कहे कि हमारा इस पर अधिकार है और हम इससे आपको डेवलपमेंट देंगे या हम इससे आपके जीवन स्तर में सुधार कर देंगे, और वो थोड़ा थोड़ा करते हुए उसको पूरा ले जाए और बाद में आपको पता चले कि आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, आपका जीवन जैसे पहले चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे। इसको लेकर इन्होंने कहा है। तो पहले केन सारो के बारे में अपन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि केन सारो विवाह जो है ओगोनी बाय बर्थ। मतलब ओगोनी मतलब क्या है, तो देखो ओगोनी जो है नाइजीरिया के अंदर एक स्टेट है। और यहाँ पे 1950 की एक बात है कि 1950 के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे एक मतलब जैसे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है ना, वो इस प्रकार की चीज़ें, क्रड ऑयल एक्सप्लोरेशन, मतलब ज़मीन से वहाँ पे तेल निकला जिसको अपन कच्चा तेल बोलते हैं ना। तो मतलब एक अगर आप इकोनॉमिक वे में देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब फाइनेंशियल आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है ये चीज़ें। तो वहाँ पे जब वो चीज़ें मिली तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो उसका उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर के जो लोग थे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल वे में या फिर कुछ करप्शंस के थ्रू या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर या इस प्रकार से उन्होंने कुछ इस प्रकार की चीज़ें बुनी कि उन्होंने ये कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ के लोग उसको यूज़ नहीं कर पाए और डेवलपमेंट के नाम पे वो जो गैस कंपनियाँ थी या कॉल कंपनियाँ थी उन्होंने उसको धीरे धीरे क्या कर लिया, उसके ऊपर मतलब अपना हैंड ओवर कर लिया और उसको उसके थ्रू वो अपना फ़ायदा कमाने लग गए और वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला बदले में, और उनकी ज़मीनें चली गई, वहाँ पे प्रदूषण फैल गया, इस प्रकार चीज़ों की उनको सामना करना पड़ा। तो केन सारो वीवा जो है वह जन्म से ही एक ओगोनी थे, मतलब वहीं के रहने वाले मूल निवासी थे। वॉज रिकॉग्नाइज एज एन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड अ टेलीविज़न प्रोड्यूसर इन 1980s। मतलब 1980 के समय में वो एक जर्नलिस्ट थे, टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स थे, ऑथर थे, एक लेखक थे। और अपने काम के दौरान उन्होंने बहुत सारी इन चीज़ों को, जो इस प्रकार से एक्सप्लोटेशन देखने को मिल रहा था उनके चारों तरफ, जो ऑयल या गैस इंडस्ट्रियाँ कर रही थी, उसको लेकर उन्होंने आवाज़ भी उठाई और इसका विरोध भी करा। सारो वीवा लीड एंड नॉन वायलेंट स्ट्रगल, लाइक उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन भी शुरू करा विद द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल। मतलब MOSOP, मतलब एक मूवमेंट शुरू करा था उन्होंने जो कि नॉन वायलेंट था, जिसका नाम क्या था, द सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल, जो कि 1990s में शुरू करा था। और वो एक ओपन चैलेंज था इस प्रकार की इंडस्ट्री को लेकर जो उनके ट्रीजर को धीरे धीरे उनसे दूर ले जा रहे थे। तो उनका विरोध भी हुआ और उनका ये जो विरोध था उस विरोध की वजह से उनको पर्सनली तो नुकसान हुआ लेकिन उनके स्टेट को फ़ायदा हो गया। मतलब वहाँ की जो कंपनियाँ थी वो वहाँ से हटने को मतलब मजबूर हो गई उनके इस स्ट्रगल की वजह से। तो वो तो वहाँ पे ये सब छोड़ के चली गई। बट हुआ ये कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो केन सैरो वीवा था उनको अरेस्ट कर लिया। एक मतलब कोई अलग सा कोई केस उनके ऊपर लगाया गया था, एन ओपन रेजर द मूवमेंट हैज़ इफेक्टेड दैट बाय 1993 द ऑयल कंप्लेंट हैड टू पुल्ड आउट ऑफ एगोनी। ओगोनी से वो तो चली गई बट सारो वीवा पेड द प्राइस फॉर हिज, लेकिन उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। द मिलिट्री रूलर्स ऑफ नाइजीरिया फ्रेम्ड हिम इन अ मर्डर केस एंड द मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। मतलब वहाँ की जो मिलिट्री थी उन्होंने उनको एक डेथ वाले केस में, मर्डर वाले केस में अरेस्ट कर लिया और उसके लिए उनको फांसी दे दी गई। सारो विवा फांसी के लिए मतलब सज़ा सुना दी गई। सारो विवा सेड दैट द मिलिट्री रूलर्स वर डूइंग दिस
ऑन बिहेस्ट ऑफ शेल्स, मतलब शेल नाम की जो एक मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी थी, उनका ये कहना था वहाँ की मिलिट्री जो है वो उनके कहने पे ये सब करी, क्योंकि वहाँ की जो मल्टीनेशनल वो जो कंपनियाँ थी वो जब वो सब चीज़ें छोड़ के गई तो वो उसके बदले के रूप में ये सब करवा रही थी। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे ह्यूमन राइट्स वाले, उन्होंने इसका विरोध भी करा, वर्ल्ड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस ट्रायल, और अपील भी की उनको रिलीज़ करने की। बट इग्नोरिंग दिस वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो नाइजीरियन रूलर्स थे उन्होंने उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया 1995 में। तो इस प्रकार से उनका जीवन तो एक प्रकार से मतलब उन्होंने यह कह सकते हैं कि अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने जहाँ पे वो रहते थे उस जगह की भलाई के लिए उन्होंने क्या करा कि अपनी मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ये अपन मान सकते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटलिज्म भी होते हैं, मतलब पर्यावरणविद, तो वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जैसे मान लो कहीं पे वायु प्रदूषण हो रहा है उद्योगों से, कहीं पे जल प्रदूषण हो रहा है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें वो लगातार मतलब बताते रहते हैं और इन सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराते रहते हैं। तो ये भी डेवलपमेंट को लेकर उनके भी अलग अलग ऐसे चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट को लेकर उनके भी कुछ प्रोटेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुआ या फिर अदर जो डेवलपमेंट को लेकर हुआ, वो उसको लेकर वो बहुत सारे पॉपुलेशन पॉल्यूशन या इस प्रकार की चीज़ें लेके आपको समय समय पे चीज़ें बताते रहते हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट को लेकर एक थॉट है। अगर आप अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट देखो तो इन द प्रोसीडिंग सेक्शंस वी डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट परस्यूड सो फार, मतलब अभी तक हम जिन जिन चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए परस्यू कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर अगर आप देखोगे तो आपको इस प्रकार की कुछ ऑड इवन लिमिटेशंस के साथ जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उन मॉडल्स को लेकर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि किसी के कुछ प्लस पॉइंट तो किसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल अगर आप ये देखोगे तो ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैव बीन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल, मतलब आप अगर इनको देखोगे तो ये अनइक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं लोगों के बीच में। फर्दर द strategies of development adopted in most countries have been top down, that is the selection of development priorities and strategies and the actual implementations of projects were all generally decided by the higher levels of the politicians, leaders and bureaucracy। मतलब ये कहा कि जो ऊंचे स्तर पे जो अधिकारी लोग होते हैं वो इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, और जब वो इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो ये इक्वली सबको बराबरी के साथ डेवलपमेंट नहीं मिल सकता। इससे क्या होता है कि जो डेवलप्ड है उसको और फ़ायदा मिलता जाता है और जो पुअर है उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। मतलब वो इंडिया के बारे में कहा गया था ना कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर, मतलब भारत तो एक अमीर देश है लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग गरीब है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है कि जो बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े स्तर पर इन योजनाओं को तैयार करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, जो बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार करते हैं, तो इसको अगर आप बेसिक धरातल पे देखोगे तो ऑन द फील्ड आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे केवल उन्हीं का फ़ायदा होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। अगर आप डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रियों की कंपैरिजन में देखोगे तो भी वहाँ भी यही होता है कि जो डेवलप्ड हैं उनको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, और जो डेवलपिंग है वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतना नहीं ले पाते हैं जितना डेवलप्ड कंट्रियों को मिलता है। तो ये भी एक अनइक्वलिटी दोनों में हमें देखने को मिलती है। राइट क्लेम, तो वी हैव नोटेड हाउ द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन लार्जली कॉर्नर्ड बाय द powerful and the cost of the development models have been borne by the poorest and the vulnerable sections of the population, whether due to ecological degradations or due to displacement and loss of livelihood। मतलब राइट क्लेम की अगर बात करोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इन सारी चीज़ों की कीमतें हमेशा उन लोगों को ही चुकानी पड़ती है जो मतलब डेवलप्ड नहीं है। मतलब ये है कि डेवलपमेंट को लेकर जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं उनका लाभ केवल डेवलप्ड ही ले पाते हैं, जो उसके लिए रियली डिज़र्व करते थे, जिनको वास्तविकता में वो मिलनी चाहिए, जिनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उनको वो नहीं मिलता। और इसके बदले में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई योजना लेके आए, वो कोई कहीं डैम बनाए, कहीं इंडस्ट्री है, तो जो बड़े बड़े मालिक होते हैं उन इंडस्ट्रियों के वही उन चीज़ों का लाभ लेते हैं। बाकी जो गरीब होते हैं उनको तो मतलब ये है कि जैसे उनको अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कहीं डैम बना तो आसपास का एरिया खाली कर दिया गया, उनको अपनी ज़मीनें छोड़ना पड़ी, घर छोड़ने पड़े, या फिर कहीं फैक्ट्री बनी तो उसकी वजह से आसपास के एरिया में रहने की दिक्कत, तो वो वहाँ पे जगह छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको डिस्प्लेसिंग और इन सारी चीज़ों को ही फेस करना पड़ता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइट क्लेम भी अगर आप करोगे तो यही है कि जो
रियली उसको डिज़र्व करते थे उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती थी।